बस बस हो गया। पढ़ने के लिए आते हो तुम लोग, बातचीत करने के लिए आते हो। दो जन इधर दो जन उधर बातचीत किए जा रहे हो तब से। शांति से बैठो। क्लास स्टार्ट में फिर भी क्लास में शांति से रहना है। ठीक है, एक चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, थ्योरी चैप्टर है, तो ये मेरा पढ़ाना बाकी था। स्टार्टिंग में बहुत सारा एक साथ थ्योरी पढ़ाते जाते तो थोड़ा बोरिंग लगता है। अकाउंट जब हम स्टार्ट किए थे थ्योरी से स्टार्ट किए थे, एक महीना पूरा थ्योरी पढ़ाए थे तो तुम लोग को बोर लगने लगता है, इसलिए हम पूरा एक महीना थ्योरी नहीं पढ़ाए थे। एक चैप्टर, पहला चैप्टर थ्योरी पढ़ा करके हम जनरल में चले गए थे। ठीक है, कि थ्योरी पूरा एक महीना पढ़ाएंगे तो अकाउंटिंग तुम लोग नया नया, तुम्हारे लिए अकाउंट्स था, तुम लोग के लिए नया नया अकाउंट्स था। ठीक है, अब थ्योरी पूरा एक महीना पढ़ा है तुम लोग को बोर लगने लगता है। अकाउंट्स होता है प्रैक्टिकल सम्स वगैरह देखने के लिए, तो इसीलिए हम एक चैप्टर थ्योरी पढ़ा करके, अब थ्योरी आदमी भूल भी जाता है तो हम सोचते कि एंडिंग में पढ़ा देंगे थ्योरी, इसलिए हम थ्योरी पहले नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक चैप्टर है तुम लोग को। ठीक है, उसी को हम लोग थ्योरी पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ये धर लो मोस्ट प्रोबेबली 6 मार्क्स का ये आता है, 5 to 6 मार्क्स का ये एग्जाम पर्पस के लिए आ सकता है। ठीक है, थ्योरी में। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग को पढ़ना है। इसका मीनिंग क्या है सुनो, होता क्या दिख रहा है क्या? ठीक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता क्या है, अकाउंट जो हम लोग करते हैं ना कि लायबिलिटी डेबिट में होगा, लायबिलिटी एक सेट होगा, एक बार एसेट होगा। हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिखते, बैलेंस शीट पहले एसेट फिर लायबिलिटी। ठीक है, बहुत सारा रूल रेगुलेशन अकाउंट्स का। ठीक है, एक डेबिट करते हैं जनरल में तो क्रेडिट करते हैं, क्यों करते हैं उसका भी रूल है। ठीक है, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, कुछ भी अकाउंटिंग करते हैं, कितने ईयर का करते हैं? 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर का, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। क्यों करते हैं? ठीक है, और जैसे फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं मालूम, कैश वाला ट्रांजेक्शन भी लिख देते हैं, जो आउटस्टैंडिंग जो बाकी रहता है वो भी लिख देते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? ठीक है, तो ये सब चीज के पीछे ना अकाउंटिंग का ना प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग रूल्स है। ठीक है, अकाउंट्स में कुछ रूल सेट किया, कुछ प्रिंसिपल सेट किया है, जिसको तुमको फॉलो करना कंपलसरी है, मस्ट है, तुमको उसको फॉलो करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम बोले नहीं हम पहले एसेट लिखेंगे बाद में लायबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, हम आउटस्टैंडिंग बाकी का फाइनल अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बाकी क्यों लिखेंगे? जो कैश है सिर्फ उसको लिखेंगे। हम फाइनेंशियल ईयर एक ईयर फॉलो नहीं करेंगे, हम 6 महीना ही करके 6 महीने में अपने हिसाब किताब लिटाएंगे। तो ये सब तुम नहीं कर सकते हो। क्यों बोलो तो जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या है, अकाउंट्स को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया है। ठीक है, तुमको वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जो बोलेगा ना तुमको, तो अकाउंट्स का रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स है, तुमको फॉलो करना क्या है, कंपलसरी है। इसलिए बहुत सारा ऐसा चीज हम लोग का मन में क्वेश्चन अराइज होता होगा, क्यों डेबिट एक्टिवेट करते हैं, क्यों आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, क्यों फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, क्यों एक साल का करते, 6 मंथ का क्यों नहीं कर सकते? तो ये सब का पीछे क्यों पहले लायबिलिटी लिखते हैं, पहले एसेट क्यों नहीं लिख सकते? तो ये सब क्यों नहीं कर सकते, क्यों का रीजन क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये सब बात लिखा गया है कि तुम कम से कम तुमको 1 साल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुमको डेबिट एक क्रेडिट करना ही पड़ेगा। और एक चीज बताए थे कि बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, ये सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बोला गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम अकाउंट्स करते हो तो अकाउंट्स का कुछ नियम कानून है, जो लॉ वगैरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में लिखा गया है, वो तुमको फॉलो करना कंपलसरी है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंट से रिलेटेड उसका रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह है। ठीक है, इसका मीनिंग जो क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल? ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता तो आंसर ये होगा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है मालूम, इनकम और एक्सपेंडिचर है। तुम लोग क्या कर रही हो, फोन रखो ना, नहीं दिखाई दे रहा यहाँ तक। ठीक है तुम देखो ऐसे चलो। ठीक है ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग आए थे ना, उससे हम लोग क्या पता चला, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब क्या, मेरा कितना एसेट एंड लायबिलिटी है, बैलेंस शीट का जो पोर्शन हो मेरा किसमें आता है, सॉल्वेंसी में। तो प्रॉफिट लॉस पता करना हो या मेरा कितना मेरा एसेट है लायबिलिटी पता करना, उसके लिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज, इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज। कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज है एंड सेट रूल्स है, कुछ इसका रूल्स है। These rules are usually called, इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप। एग्जाम पर्पस से ये आने का बहुत चांसेस रहता है। गैप का फुल फॉर्म क्या है,
वो हाईलाइट करने से गायब हो जा रहा है क्या? ठीक है, एग्जाम में 80 to 90% चांस रहेगा कि इसका फुल फॉर्म पूछेगा। ठीक है, तो देख लेना, एग्जाम में ये करके जाना। ठीक है, भले अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डेफिनेशन ना पूछे, पर गैप का फुल फॉर्म क्या होता है ये 80 to 90% चांस एग्जाम में पूछने का। ठीक है, तो ये तो ब्लू में कौन सा कलर समझ में आएगा? रेड। ठीक है, जो बोलते हैं आएगा तो आता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो बोले आएगा तो आ सकता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड में आने का चांस कम है। ठीक है, पर कॉलेज का, सीबीएसई बोर्ड का, एससी बोर्ड का आने का चांसेस ज्यादा है। मतलब मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड में 20% चांस से आ सकता है। फीचर्स क्या क्या है? ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स रेगुलेशन क्या करता है? सेट करता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड्स। ये ना मैन मेड है, हम ही लोग खुद से बनाते हैं। अकाउंटिंग का क्या रूल रेगुलेशन है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं बनाता, ये मैन मेड किया हुआ है। ठीक है, मतलब खुद से मैन मेड, हम लोग खुद से अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बनाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? जरूरत के हिसाब से जब अकाउंट्स में जितने जनरेशन के हिसाब से चेंज होगा ना, तो इसको हम चेंज अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना फ्लेक्सिबल है। कल को अकाउंट्स को लेके थोड़ा और अकाउंट्स एडवांस हो रहा है, जनरेशन आगे बढ़ रहा है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी चेंज उस हिसाब से किया जा सकते हैं। जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल नया रूल रेगुलेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना जनरली जो जो अकाउंट्स करता है, जो जो अकाउंट्स लाइन में हम लोग का इंडिया में सबको एक्सेप्ट कर लेता है, करना पड़ेगा ही। अकाउंट्स करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जनरली सब एक्सेप्ट कर लेता है। रीजन क्या है? रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब कि ये जरूरी है। अ प्रिंसिपल इज रिलेवेंट इफ इट रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत जरूरी भी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना उसको एक्सेप्ट करना किस लिए जरूरी है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना जो मेरा है ना बहुत जरूरी है इसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, यूजर जिसको तुम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हो, यूजर्स लोग को, ठीक है, तो तुम रूल रेगुलेशन फॉलो करके बनाओगे तो तब ना लोग समझेगा। तुम एक अलग बना दिए, वो अलग बना, 10 आदमी 10 कंपनी अपना अलग अलग अकाउंट दे रहा है, समझ रहे हो? एक रूल लगा तो सब एक जैसा बनाएगा ना, तो यूजर्स लोग को समझने में भी आसान होता है। जैसे बैंक तुमको लोन देता है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके, तुमको क्रेडिटर्स, तुमको जो सप्लायर तुमको जो क्रेडिट में माल देगा तुम्हारा अकाउंटिंग देख करके। अब तुम अलग अकाउंट दोगे, तुम अलग अकाउंट दोगे तो कैसे समझेगा? सब एक तरह का अकाउंट्स बना, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल लॉस जो है बनाया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? इसका लिए कुछ भी, इसका कुछ मिसयूज, कुछ गलत उलट इसका नहीं करना है। ठीक है, मिसयूज मतलब क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कुछ उल्टा पुल्टा दिखा दिया अकाउंट्स, पैसा फ्रॉड करे, जो कि जनरली होता है। ठीक है, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसमें इसका ना कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, अ प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ और कॉस्ट, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इसका नहीं लगता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो अप्लाई करते हैं हम लोग ना, इसके लिए कुछ अलग से कॉस्ट देना नहीं पड़ता है। तो ये जनरली एक बार देख लेना। ठीक है, ये सीबीएसई एससी में आ सकता है, वेस्ट बंगाल में नहीं आएगा, कॉलेज में भी आ सकता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में आने का चांस कम। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना दो तरह का होता है। एक क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसको और अजम्पशन भी बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस भी बोलते हैं। एक क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन है। ठीक है, तो दो तो मेरा रहता है, अकाउंटिंग, ना आवाज आ रहा ना पीछे से, हमको आज डिस्टर्ब हो रहा है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक मेरा, एक अकाउंटिंग कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वेंशन में क्या आता है? अलग अलग आता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मेरा अलग अलग आता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मेरा क्या क्या आता है? फॉलोइंग में बी ट्रीटेड एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट और अजम्पशन। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन में क्या क्या आता है? 3 कॉन्सेप्ट आता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट में किस में आता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में आता है। ठीक है, अब ये तीनों ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। ये तीनों मेरा किस में आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिट ले जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आता है। ठीक है,
AS1 में 3 प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में 3 प्रिंसिपल आता है, एक गोइंग कंसर्न, एक कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक क्या है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये 3 टर्म मेरा किसमें आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बाकी 7 में मेरा किसमें आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन में आता है। कन्वेंशन में क्या क्या आ गया, ये तो मेरा 3 हो गया, बाकी मेरा 4 इसमें आता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू है, मैचिंग है और ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, तो टोटल हमको कितना पढ़ना है 11। 11 में से 3 जो है मेरा कॉस्ट, 11 में से 3 जो है मेरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में है और बाकी मेरा अकाउंटिंग कन्वेंशन में है। ठीक है, तो पहला हम लोग 3 पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ज्यादा ये 3 में से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या दिखाई दे रहा है गोइंग कंसर्न, समझ में आया ना। इसके अंदर में 3 आता है, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में मेरा आएगा, इसके अंदर में बाकी 8 आता है। टोटल मेरा कितना है 11। 11 प्रिंसिपल पढ़ना है। क्वेश्चन भी मेरा इसी में से पूछा है, जो 11 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, इसी में से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू भी इसी से आस्क करेगा। ठीक है, तो सबसे मेरा पहले क्या दिखाई दे रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न में क्या होता है, हम लोग कोई बिजनेस हम लोग खोलते हैं ना, मान के चलो तुम या हम, तो हम लोग ना माइंड में ना ये अजम्पशन लेके चलते हैं, ये मान करके चलते हैं कि ये जो बिजनेस है ना कभी बंद करने वाले नहीं है, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न में क्या सोच के चलते हैं, बिजनेस का मेरा लाइफ जो ना इनफाइनाइट है, खत्म होने वाला नहीं है, ये गोइंग कंसर्न बिजनेस है, ये चलता ही रहेगा, कस्टमर आते रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो कोई और बिजनेस को संभाले, बिजनेस जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कोई भी अगर बड़ा बिजनेस खोलता है ना तो माइंड में ये लेके चलता है कि मेरा बिजनेस को जितना हो सके हम मान के चलें कि इनफाइनाइट लाइफ तक हमको चलाना है। ये माइंड में लेके नहीं चलते कि 1 साल बाद बंद कर देंगे, मेरा ठप कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। हम लोग जब भी बिजनेस खोलते हैं गोइंग कंसर्न माइंड लेके चलते हैं कि मेरा बिजनेस जितना हो सके इनफाइनाइट लाइफ तक कंटिन्यू रहेगा, चलता ही रहेगा, बंद होने वाला नहीं है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब शुरुआत से लेके फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, अभी से लेके शुरू से लेकर के लॉन्ग पीरियड फ्यूचर तक ये बिजनेस क्या रहेगा, चलता ही रहेगा। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द assumptions दैट इट इज अ कंटिन्यूइंग इंटरप्राइज। कंटिन्यूइंग इंटरप्राइज मतलब क्या, एक ऐसा बिजनेस है जो कंटिन्यू रहेगा, कहीं बंद होने वाला नहीं है। तो शुरू से विल कंटिन्यू कब तक, लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर तक चलेगा, ये मेरा क्या कंटिन्यूइंग इंटरप्राइज है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न क्या है, ऐसा बिजनेस जिसको हम लोग जल्दी बंद करने का सोचते नहीं है, ये मेरा गोइंग कंसर्न है। इनफाइनाइट लाइफ तो ये फ्यूचर में मेरा चलते रहेगा, ये बिजनेस मेरा कहीं बंद होने वाला नहीं है, हम ये अजम्पशन करके बिजनेस करते हैं। समझ में आया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, अब मान के चलो ना कोई हम ना एक मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स का ना बहुत सारा बनाने का बहुत चीज का मेथड रहता है। फॉर एग्जांपल किस चीज का 3-4 मेथड रहता है बताओ, एक चैप्टर बताओ अकाउंट्स का बहुत सारा मेथड से बनाने का। हाँ, बैलेंस शीट कितना तरीका से बना सकते हो, 4-5 तो मेथड है। डेप्रिसिएशन का लोग सब पढ़ाए फिर भूल जाता है। डेप्रिसिएशन कितना मेथड से बनाते, स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाते थे, WDB है और भी है। ठीक है, और भी तुम लोग का 2 ही है तो उतने बता रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तुम कोई भी अकाउंट्स बनाने का और मेथड फॉलो कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल 2-3 तो मेथड है डेप्रिसिएशन का, 2 ही मान के चलो है, स्ट्रेट लाइन और क्या है WDB। या तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करके हमेशा चलो या तो WDB हमेशा फॉलो करके चलो। ये नहीं कि एक साल तुम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किए, दूसरा साल अलग मेथड फॉलो किए, ऐसे क्या होता है ना अकाउंट्स को ना चेक करने में ना प्रॉब्लम होता है सबको। ठीक है, एक साल ये हिसाब से किया तो ये अमाउंट आया, फिर दूसरा साल ये हिसाब से किया तो अलग अमाउंट आ गया। तो मेथड जो तुम्हारा है ना तुम्हारा बिजनेस का, या तो स्ट्रेट लाइन अप्लाई करो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन करो, या तो WDB करे तो हमेशा WDB करो। मतलब कि एक मेथड को कंसिस्टेंट से रखो, ठीक है, चेंज नहीं करना है। वो पढ़ते हैं, ये सब आंसर लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम पूरा पढ़ा दे रहे हैं अंदर तक। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। हर ईयर मेरा क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए बोल, हाँ, दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये चेंज होने वाला नहीं है।
इन क्या लिखा हो, इन ऑर्डर टू इनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड्स एंड ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंटरप्राइज। सुनो हो रहा है क्या कि एक यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमको एक ही मेथड फॉलो करके चलना है, चेंज नहीं करना है। अब चेंज नहीं करोगे ना तो तुम्हारा जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो तुम्हारा बनता है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंपेयर तुम कर पाओगे। एक ईयर तुम स्ट्रेट लाइन के हिसाब से मार दिए डेप्रिसिएशन, एक ईयर मार दिए डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन, तो कंपेयर नहीं ना कर पाओगे। एक का अमाउंट अलग आएगा, दूसरा का अमाउंट, अगर 20,000 है ना तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन से मारोगे तो अलग अमाउंट आएगा, मशीन का वैल्यू अलग आएगा, और डब्ल्यूडीवी मार्क से मारोगे तो मशीन का वैल्यू अलग आएगा। तो एक मेथड से मारो, दो मेथड अगर अप्लाई करते हो तो फाइनल अकाउंट कंपेयर करना क्या हो जाएगा मेरे लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग अमाउंट आएगा ना, कंपेरेबल नहीं रहेगा, कंपेयर करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, 1 2 एक बार देख लो, पूछना है तो पूछ लो, समझ में आया। 1 2 गोइंग कंसर्न क्या है, हम बिजनेस मान के चलते कि मेरा बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, कभी खत्म नहीं हो, कंटिन्यू रहेगा हमेशा। ठीक है, चलता ही रहेगा, बंद होने वाला नहीं है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी अगर हम लोग मेथड अप्लाई करें अकाउंट्स का, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, तो मेथड्स अगर 2-3 है तो हम एक अप्लाई जो करें उसी को हमेशा कंसिस्टेंट रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज किए तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट अलग दिखाने लगेगी, एक साल स्ट्रेट लाइन से बना रहे, एक साल डब्ल्यूडीवी से बना, तो अलग अलग अमाउंट दिखा देगा, कंपेयर करने में भी प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम होगा। समझ में आया। 1 2 एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस जो है ना, बिजनेस जो तुम्हारा है ना, कैश ट्रांजेक्शन भी लिखो, एक बातचीत मत करो, कैश ट्रांजेक्शन भी लिखो प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी लिखो, जो उधार है उसको भी लिखो, जो कैश है उसको भी लिखो। अच्छा एक बात, जब हम लोग फाइनल अकाउंट मारे थे ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा पैसा जो देना वेजेस बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब क्या कैश दे चुके थे कि बाकी था, फिर भी हम लोग फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। किस लिए करते थे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो मेरा तुम्हारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जो कैश ट्रांजेक्शन है, बोथ को रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये थोड़ी एक और चैप्टर है, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, तो इसमें भी हम लोग डिटेल वर्जन में और अच्छा से पढ़ेंगे। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसलिए ही हम लोग फाइनल अकाउंट में जो है आउटस्टैंडिंग जो है, अभी तक तो कैश दिया, आउटस्टैंडिंग दिया है पैसे, तो बाकी है उसको बाकी वाला भी लिखते थे। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होना चाहिए, जो हमको मिला है कैश वो लिखो, जो नहीं मिला उसको क्यों लिखना। पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट के वजह से जो नहीं मिला आउटस्टैंडिंग उसको भी हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कैश प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को तुमको क्या करना है, रिकॉर्ड पहले से करना है, पहले से प्रोविजन बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रोविजन लिखते थे, हमारा कितना पैसा डूबने वाला है, बैड डेट लिख लेते, पहले से ही लिख लेते थे। ठीक है, क्यों लिख लेते थे, क्योंकि जो मेरा होने वाला है उसको भी पहले रिकॉर्ड कर लो, कैश हो चाहे क्रेडिट हो, हुआ नहीं है फिर भी रिकॉर्ड कर लो, हुआ नहीं है फिर भी रिकॉर्ड कर लो। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ये सब कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, फिर भी क्यों रिकॉर्ड होता है, ड्यू टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, फाइनल अकाउंट कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब पूछ सकते हैं, जो पूछे हम बोल दे रहे, याद रखना। फाइनल अकाउंट कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस, तो बोलना एक्रूअल बेसिस। क्यों, क्योंकि कैश प्लस आउटस्टैंडिंग वगैरह का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अच्छा इसको पढ़ देते हैं ना। इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। It provides more appropriate information about the performance of business enterprise as compared to cash basis. Accrual concept applies equally to revenue and expense. ठीक है, revenue and expense मतलब इनकम भी अगर बाकी रहे उसको भी लिखते हैं, और खर्चा भी बाकी रहे उसको भी लिखते हैं। नंबर 4 बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सुनो ये ना मेरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कितना था, बातचीत मत करो, तुम लोग चारों को समझ में नहीं आ रहा, बार बार मना करे फिर लग जा रहे बात करने के लिए। अभी तो हम तुमको बोल रही थी, तभी तो तुमको भी हम टोके, बोली बात नहीं किया सर, तुम आदत नहीं सुधरेगा बोल कर। ठीक है, 2 है। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम तुमको बोलते सुने तब तुमको टोके, फालतू का वो बात मत किया करो हमसे, हम तुम जब बोल रही थी उसको तभी तुमको टोके। हम क्लास में बातचीत नहीं करना है, पढ़ने आई हो ना, पढ़ने पढ़ाई में ध्यान दो, कुछ पूछना है तो पूछने के लिए स्टूडेंट से बेटर टीचर बताएगा, हमसे पूछो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग कर लिए। ठीक है,
गोइंग कंसर्न नंबर 2, नंबर 3 हम लोग का हो गया। हम लोग किसका करेंगे? अकाउंटिंग कन्वेंशंस का करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर से मेरा ये स्टार्ट हो रहा है। हाँ, कौन सा? ये सब, ये वाला कौन सा बोलो? वही तो चालू, वही में तो थे 4 नंबर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 3 नंबर के बाद। इसे तो बोले ध्यान यहाँ रखो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन में आता है, ठीक है। देखो ऐसे तो सारा प्रिंसिपल 1 से 11 तक है, पर एक थोड़ा डिटेल वर्जन में याद रखना तो स्मार्ट स्टूडेंट को पता रहेगा कि मेरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में ये 3 आता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के तहत आता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन में मेरा ये बाकी 4 से लेके 11 तक आता है, ठीक है। ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरे 1 से 11 तक ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पर 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन में बाकी 8 आता है। ये एक स्मार्ट स्टूडेंट के लिए नॉलेज के लिए पता रखना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अच्छा कैपिटल जो हम पता था ना, कैपिटल का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक ऑनर अपना बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करे, कुछ भी लगाए, वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल। अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो इन्वेस्ट तो मेरा एसेट होना चाहिए, पर कैपिटल मेरा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्यों? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के वजह से। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है, उसका ऑनर अलग है। तो जब तुम कैपिटल देते हो ना, तुम ऑनर हो और हम क्या है? बिजनेस है। तो हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा सोचते हैं? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम ऑनर हमको कैपिटल दोगे ना, तुम्हारे लिए भले एसेट है, पर तुम्हारा जो हम पैसा ले रहे ना एज अ बिजनेस, वो पैसा तुमको कमा के देना पड़ेगा, मेरे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। समझ लो क्या बोल रहे हैं? तो कैपिटल इसलिए लायबिलिटी होता था। ये तो कैपिटल नॉर्मली क्या है? काइंड ऑफ ऑनर बिजनेस में डाल रहा है पैसा, तो एसेट होना चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट है तो फ्यूचर में प्रॉफिट होना चाहिए ना। पर देखो हम लोग फॉलो करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसलिए वो चीज हमको मानना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत जगह हम लोग का अकाउंटिंग प्रिंसिपल लॉ फॉलो होता है, पर हम लोग पता नहीं चलता। इस आउटस्टैंडिंग का बताए, अब इसका भी बता दे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का भी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट दोनों बहुत सेम है, ठीक है, इसका एक और भी नाम है। तो इसके वजह से ऐसा होता था। तो हम लोग बहुत ज्यादा रूल फॉलो किए, पर कोई हमसे रीजन नहीं पूछा क्यों सर, क्यों आउटस्टैंडिंग उधार का भी क्यों लिख रहे हैं, क्यों मालिक देगा ना, क्यों बिजनेस अलग है। तो सब कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, अकाउंट्स का कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर अकाउंट्स करते हो तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के वजह से ही हम लोग क्या बोलते थे? ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। अब तुम ऑनर हो, जितना तुम हमको पैसा दे रहे हो, मैं हम बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मेरे लिए कर्जा है, तुम्हारे लिए भले एसेट है, मेरे लिए क्या है? कर्जा है। पास करो तो जग थोड़ा, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। According to this concept, business is treated as a unit separate and distinct from its owner, ठीक है। ऑनर से बिजनेस क्या है? सेपरेट है, अलग है। क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स, ठीक है। बोल रहा है कि बिजनेस एक अलग है, किससे अलग है? ऑनर से भी अलग है, क्रेडिटर से भी अलग है, मैनेजर से भी अलग है, अदर्स से भी अलग है। मतलब बिजनेस एक अलग पर्सन है, बाकी क्रेडिटर्स, मैनेजर्स कुछ भी वो लोग अलग है, बिजनेस अलग है, वो लोग अलग है। बस ये बात है कि ये जो लीगली है ना, आर्टिफिशियल है। बिजनेस क्या है? आर्टिफिशियल है, क्रिएटेड बाय लॉ है। हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो क्रिएटेड बाय लॉ है, जो पर्सनल अकाउंट में बताए थे, बैंक, ये सब क्या है? लीगल है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल हम लोग की तरह नहीं है। जो क्रिएटेड बाय लॉ है, जो लॉ जिसको मान्यता दिया है जिसको, वो मेरा क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल है क्योंकि बिजनेस का कोई पर्सन है क्या? हम लोग चलता फिरता है, आर्टिफिशियल पर लीगल है जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द ऑनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स, ठीक है। ही ओन्स मतलब बिजनेस को जो ओन कर रहा है ना, बिजनेस अलग माना जाएगा और वो ऑनर अलग माना जाएगा। इससे एमसीक्यू पूछता है कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है जिसमें बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर सेपरेट, अलग है, ठीक है। तो एमसीक्यू पूछे, जो क्वेश्चन बने वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट बोलना है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है? सुनो, मनी मेजरमेंट बोलता है ना, अगर तुम अकाउंटेंट हो, अकाउंट्स कर रहे हो, तो हर चीज ना, जितना भी तुम हिसाब किताब करो ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। भाईचारगी का, यार दोस्ती का हिसाब किताब नहीं होता है। हिसाब किताब अकाउंटिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ
मनी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं मालूम, बहुत सामान केजी में आता है, पीस में आता है, सेंटीमीटर में आता है, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट्स में ना ये सब रिकॉर्ड नहीं करते, कितना केजी है कितना सेंटीमीटर है, ये सब क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं होता है कभी भी, ठीक है। सॉरी, क्वांटिटी रिकॉर्ड आता है पर इन केजी यूनिट्स रिकॉर्ड नहीं होते कि इन केजी है, सेंटीमीटर है, क्या है, उसका कितना पैसा लगा वो हमको रिकॉर्ड करना है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि कुछ भी अगर तुम अकाउंट्स का कर रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, बिना पैसा का हिसाब किताब नहीं करना है, ठीक है। बिना पैसा का हिसाब किताब नहीं करना, अकाउंट में नहीं लिखना है कल उसका साथ घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स में कितना खर्चा हुआ उसका साथ घूमने गए थे वो लिखना है, समझ में आया। Only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money, ठीक है। यहां तक भी लिख दोगे तो चलेगा। An event through it may be very important to the business will not recorded in the books of business unless effect can be measured in terms of money। अच्छा, यहां तक पूरा ही कर लेना। जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता है, जैसे कि घूमने का हम बताए, साथ में घूमना, तो उसको रिकॉर्ड हम लोग अकाउंट्स में नहीं करेंगे, बाकी यही लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सुनो। अब इसमें क्या होता है, as the business is intended to continue and identify the long period that true result of the business, ठीक है। अब सुनो, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, कब से एंड, स्टार्ट कब से होता है, एंड कब होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, ठीक है। हम लोग कुछ भी हिसाब किताब जो करते हैं 1 साल का करते हैं, कौन सा फॉलो करते हैं, अप्रैल से लेके मार्च तक 1 साल का हिसाब किताब करते हैं। कोई जबरदस्ती है क्या, मान चाहो तो 1 महीना का भी कर सकते थे, 6 महीना का भी कर सकते, फाइनेंशियल ईयर ही क्यों, 1 साल ही क्यों। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि एटलीस्ट तुम 1 ईयर का मतलब कि 12 मंथ का हिसाब किताब करो। तो जनरली तुम लोग का दिमाग में ही होगा 1 महीना में क्या, तुम लोग तो 1 दिन में जोड़ने लगो कितना प्रॉफिट कमाए, पता तो चले, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कितना टाइम लगता है, 1 साल। क्या चीज, बिजनेस में भी नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी हम लोग अकाउंट्स करेंगे ना, कम से कम एक पीरियड डिसाइड कर ले कितना टाइम तक हम लोग करेंगे, जो कि क्या डिसाइडेड है, 1 ईयर, क्या डिसाइडेड है। इसीलिए हम लोग कुछ भी करते हैं ना 1 साल का करते हैं, मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर इसलिए हम लोग फॉलो करते हैं। इसका एमसीक्यू क्या बन सकता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में मतलब कितना टाइम तक का, ड्यूरेशन तक का बिजनेस का हिसाब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स, तो क्या आंसर लिखना है, 12 मंथ्स, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएगा वो भी हम बता दे रहे हैं, अलग से भी हम करवाएंगे इसका एमसीक्यू सारा, ठीक है। जितना चैप्टर है सबका एमसीक्यू अलग से करवाएंगे। तो as the business is intended to continue identify for a long period, the true results of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up। wound मतलब क्या होता है कि पूरा जब तक मेरा बिजनेस एक टाइम को क्लोज हो जाता है, क्लोज कब करते हैं हम लोग, नॉर्मली 1 ईयर लेते हैं, ठीक है। तो इससे अगर एमसीक्यू बना तो वही बनेगा, 12 मंथ तुम लोग का आंसर देना है, ठीक है, जो हम बताएं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मतलब, इसका 2 नाम है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोल लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हर चीज जितने भी हम लोग बिजनेस में एसेट वगैरह खरीद रहे हो ना, उसका ना उसको कॉस्ट पे लिखना है, ठीक है, भले फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाए। अरे यार ये क्या रहा है, हम लोग कोई भी एसेट परचेज करते हैं ना, कुछ भी परचेज करते हैं ना, तो उसका ना कॉस्ट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फ्यूचर में अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा ना तो हम लोग प्राइस बढ़ाने वाले नहीं है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ना, हम एक मशीन खरीदे, ठीक है, 2023 में, तो 2023 में बैलेंस शीट में दिखा दिए मशीनरी मेरा कितना का है, मतलब 1 लाख का, तो 1 लाख दिखा दिए। अब पता क्या चला, उसका जो कॉस्ट 1 लाख दिखा दिया, पता क्या चला 2 महीना बाद वो मशीन का वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे अरे आज का दाम में तो मशीन का वैल्यू 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख लिख दो। तो ऐसा नहीं कर सकते, जो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट एक बार लिखा हुआ है उसी कॉस्ट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस में हम लोग खरीदे हैं ना उसी कॉस्ट प्राइस में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर में बढ़ गया तो तुम तो 1 लाख में ना किने हो, 1.5 लाख हो गया, तुम 1.5 लाख लिख दोगे, कल को 30 साल होते तो बैलेंस शीट तुम चेंज करते रह जाओगे, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या प्राइस बढ़ा, तुम जिस कॉस्ट में लिए हो उस कॉस्ट में तुमको
रिकॉर्ड करना है। 1 लाख में लियो तो 1 लाख में रिकॉर्ड करो, 1-2 हफ्ता बाद 1,15,000 हो गया, 20,000 हो गया, तुम लोगों ने मार्केट में इसका प्राइस 1,15,000 हो गया। अब हम 1 लाख में जो खरीदे थे ना बिल में, अब 1.5 लाख लिख देंगे। लिख दो, कल को अकाउंटेंट तुमसे प्रूफ मांगेगा, ठीक है। कल को तुम्हारा अकाउंटिंग चेक होगा तो बोला कि 1 लाख का मशीन, तुम्हारा तो बोली पे चलेगा नहीं ना, प्रूफ माना जाएगा, एविडेंस माना जाएगा, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो जनरल में बताए थे कि क्या प्रूफ है, बिल प्रूफ है। बिल दिखाओगे 1 लाख का, आप बोलोगे कि नहीं अभी का टाइम में तो इतना दाम हो गया है ना, देखिए जाके नेट में चेक करिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। जो मेरा कॉस्ट में खरीदे वही कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज ordinarily record in the books of accounts at the price at which it was acquired। जितना भी acquired किया मतलब कि परचेस किया गया है उसी प्राइस में इसको लिखना है। This cost is become the basis of all subsequent accounting for the asset। मतलब यही कॉस्ट को लेकर के हम लोग पूरा अकाउंटिंग करते हुए चलेंगे, यानी कि कल को बढ़ गया तो बढ़ा करके चलने लगेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। Since the acquisition cost related to the past, it is referred to as historical cost। सुनो अब होता है क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसको क्यों बोलते हैं? आज का जो कॉस्ट जैसे 1 लाख बोले, ठीक है, अब कल 2023 का 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, जितना भी दाम बढ़ जाए, हम लोग जो पहले वाला जो मान लो 2025 भी आ जाए तो हम लोग हिस्ट्री में जो मेरा जो एक्चुअल 1 लाख का कॉस्ट था पीछे, पास्ट, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट का बात हो रहा है, आज 2025 भी आ जाए तो हम लोग हमेशा पास्ट का ही कॉस्ट कंसिडर करेंगे, 2023 का ही कॉस्ट कंसीडर करें, कभी इसका कॉस्ट फ्यूचर के साथ बढ़ा नहीं सकते। जो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पे खरीदे वही कॉस्ट पे हमको रखना पड़ेगा। आज 2023 है, अगर 2025 भी हो गया तो हम पास्ट वाला हिस्ट्री का जो मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पास्ट मतलब क्या, हिस्ट्री का बात मतलब क्या, पीछे का बात हो रहा है, हिस्ट्री मतलब फ्यूचर का बात, फ्यूचर साइंस है, हिस्ट्री पास्ट है, तो पास्ट का बात हो रहा है। तो 2025 भी अगर चल गया ना, 2023 का ही जो मेरा कॉस्ट पे हम खरीदे तो उसी कॉस्ट कंसीडर करें, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्या बोलता है सुनो। अच्छा जनरल जब हम लोग करते थे ना, जनरल यहां तक समझ में आ गया ना सबको? एक बार फिर टाइम देंगे, एक बार फिर पढ़ लेना, नहीं समझ आता फिर पूछ लेना, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? अच्छा जनरल जब हम लोग करते थे ना, जनरल जब हम लोग करते थे, एक अगर एक साइड डेबिट होगा तो अनदर साइड क्या होता था, क्यों होता था ये पूछे नहीं तुम लोग, पर हम थ्योरी क्लास जो किया था उसको बताए थे, डबल एंट्री सिस्टम के वजह से। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोल रहा है, अगर एक अकाउंट को डेबिट करे हो ना तो अनदर अकाउंट हैव टू बी, मस्ट टू बी क्रेडिटेड होगा। मतलब अगर एक अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है तो अनदर अकाउंट मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। हर अकाउंट का ना दो इफेक्ट है, एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी मैच, दोनों क्या होना चाहिए, मैच। जनरल जब भी हम लोग करते थे डेबिट क्रेडिट क्या होता था, मैच, जितना अमाउंट डेबिट में हो उतना अमाउंट क्रेडिट में भी रहता था ना। टोटल करोगे, टोटल ऑफ डेबिट मैच करता था ना टोटल ऑफ क्रेडिट से। तो डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इस ये कॉन्सेप्ट को कौन फॉलो करता है, जनरल फॉलो करता है। इसलिए एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट हैव टू बी क्रेडिटेड होता है। मतलब अगर एक अकाउंट डेबिट करते हो ना तो उसका डबल इफेक्ट करो, पहला इफेक्ट अगर डेबिट है तो उसका दूसरा इफेक्ट भी होगा, दो इफेक्ट होता है हर अकाउंट का। अगर परचेस किए हो ना तो मशीन लिए हो एक इफेक्ट, उसका पैसा दिए हो दूसरा इफेक्ट। हर चीज का, हर अकाउंट का दो इफेक्ट होता है। परचेस मशीनरी, मशीनरी अगर आया बोलते ना डटो इफेक्ट पता करो पहले, एक मशीनरी एक कैश, अगर मशीनरी आया तो दूसरा इफेक्ट कैश गया भी। तो हर अकाउंट का दो इफेक्ट होता है, अगर एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है जनरल, ठीक है। और क्या बोले तो एडजस्टमेंट का नाम क्या बोले, देखो ट्रायल में जो एंट्री रहता था हम लोग का फाइनल अकाउंट में कितना बार लिखते थे, एक बार। क्यों एक बार लिखते, क्योंकि उसका जनरल किए फिर लेजर की, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना वो सही है तो उसको देख के छाप दे एक बार। पर एडजस्टमेंट जो है वो सही बना हुआ, अकाउंटिंग सही किया हुआ नहीं है तो उसका अकाउंटिंग करना बाकी है। तो इसीलिए हम लोग उसका दो एंट्री एटलीस्ट करते हैं। क्यों करते हैं एटलीस्ट दो एंट्री, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के वजह से, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि दो इफेक्ट कम से कम होना चाहिए अकाउंट का, इसलिए हम लोग जितना ही मेरा एडजस्टमेंट हम लोग डबल इफेक्ट करते हैं। ट्रायल में से क्यों से डबल इफेक्ट जनरल से करके लेजर बना, ट्रायल में तो सही है, वो तो डबल इफेक्ट से ही ट्रायल बैलेंस पे कन्वर्ट हुआ है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। पर एडजस्टमेंट गलत रहता है, एडजस्टमेंट जो रहता है वो गलत क्यों किया हुआ, एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वेज सब एंट्री किए नहीं है, करना है। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, एटलीस्ट दो इफेक्ट, इसलिए हम लोग मारते हैं। तो ये सब एमसीक्यू पूछ सकते हैं फाइनल अकाउंट से।
Dual aspect concept. According to this concept, every business transaction is recorded as having a dual aspect. दो aspect मानते हैं, दो तो कम से कम डबल इफेक्ट होगा ही उसका. In other words, every transaction affects at least two accounts. दो अकाउंट कम से कम उसका होगा ही होगा. If one account is debited, any other account must be credited. समझ में आया? The system of recording transaction based on this principle is called as double entry system. समझ में आया वाला? समझ में आया? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये क्या होता है सुनो. Revenue remains the amount which is added to the capital as a result of business operation or is earned by the sale of providing the service. Concept recognition. Revenue means the amount of which is added capital as a result of business operation is earned by the sale goods or providing service. अच्छा, इसको ड्यू रखो तो इसको हम बाद में बताएंगे, इसको ध्यान में हमको नहीं आ रहा है. ये पूछता नहीं, फिर भी जब चैप्टर का पार्ट है तो बताएंगे, आपको ध्यान में नहीं आएगा. इसका साथ ये होगा कि ऐसा ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करना जो हमको रेवेन्यू जनरेट करे, जो पैसा जनरेट करे, वैसे ही ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. तो उसके बाद हमको कंफर्म नहीं आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा, तो इसको रहने दो, इसको हम बाद में बता देंगे नेक्स्ट क्लास में. मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये कहाँ बताते याद है? ट्रेडिंग अकाउंट में ये बताए थे. ट्रेडिंग अकाउंट ये बना रहे थे ना, बता रहे थे. ठीक है, चलो अलग से इसको बताना होगा कि यहाँ की जगह है. सुनो, जैसे मान के चलो टू परचेज रहता था मेरे पास. टू परचेज है 10. कितना परचेज किए हैं? 10. 10 रुपए का मान लो परचेज किए. कितना गुड्स मान लो? 5 गुड्स परचेज किए हैं, जिसका कॉस्ट कितना है? 10. बाय सेल, सेल किए मान लो 3 गुड्स. कितना में? 15 में. प्रॉफिट कितना का हुआ? ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? रॉन्ग. क्यों बोलो तो? तुम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हो? 5 का 10 लगा है, तुम बेचो सिर्फ 3. 3 से ना कंपेयर करोगे? 3 का 3 से ना कंपेयर करोगे? तुम 5 सामान खरीदे हो और 3 बेचे हो, तुम बोल रहे हो 5 का प्रॉफिट हो गया. पहले 3 से ना कंपेयर, 5 को 3 से कंपेयर नहीं कर सकते हो. तुम 5 गुड का जो कॉस्ट है, 3 गुड्स को सेल का प्रॉफिट तुम कंपेयर कर सकते हो? नहीं ना. तो 2 हटाओ, जो बिक्री नहीं है उसको हटाओ. क्या बोल के हटाते हो बोलो तो? बाय क्लोजिंग स्टॉक. 2 हटा दो. देखना ना, 5 से 2 माइनस हो जाता है तो कितना बचे यहाँ पे? ये साइड माइनस करते हैं ना हम लोग. मान लो यहाँ का जो अमाउंट आएगा इसका, जैसे मान लो इसका जो और 5 का अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 रुपया. 2 रुपया करके होगा ना, 10 रुपया. तो 2 का इधर प्राइस लिख दोगे 4 रुपया, तो ऑटोमेटिकली ना 10 से 4 माइनस होकर 6 हो जाएगा. इधर से इधर तो माइनस होता है ना. समझ रहे हो क्या बोले? समझ में आया क्या बोले? जैसे मान के चलो 5 का दाम कितना है? 10. तो 1 का दाम कितना होगा? 2. ठीक है, तो हमको इधर कितना का से कंपेयर करना? 3 से ना. 3 नहीं हम बिक्री किए हैं, 3 से ना कंपेयर करेंगे. तो 3 से कैसे कंपेयर करेंगे? 2 का प्राइस निकाल दो इसमें से. 2 का प्राइस कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल 4 होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 का प्राइस कितना होगा? 4 होगा. तो 4 अक्सर कैसे निकालेंगे? माइनस करना होगा. क्रेडिट से डेबिट साइड क्या होता है? माइनस ही ना होता है, तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है. तो क्लोजिंग स्टॉक ना एक्चुअल में ना एक्सपेंस नहीं है, सॉरी इनकम नहीं है. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? इनकम लिखते हैं ना. तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम. स्टॉक मतलब क्या? मेरा गोडाउन में माल पड़ा हुआ स्टॉक है, एसेट है, फ्यूचर में यूज करें. क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली है एसेट, इसलिए तो बैलेंस शीट में भी एक बार क्लोजिंग स्टॉक जाता है, तो वो राइट है. पर ये तो मेरा इनकम है ना. ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा क्या? क्रेडिट साइड में इनकम जाता है ना, तो इनकम में क्लोजिंग स्टॉक कैसे? ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितना गुड्स तुम बेचे हो, जितना गुड्स तुम खरीदे हो, उतना ही गुड्स का कॉस्ट के हिसाब से तुम पता करो, मैच करके बाकी तुम बैलेंस हटा दो. जितना क्वांटिटी तुम खरीदे हो उतना ही क्वांटिटी का सेल तुम प्राइस से कंपेयर करो, बाकी क्वांटिटी क्या कर दो? मैच कर दो. क्लोजिंग स्टॉक करके दिखा दो कि मेरा मैच हो जाए. इसीलिए इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट. इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट है, फिर भी ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड इनकम साइड में दिखाई देता है ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट. समझ में आया? मैच करो ना.
3 से 3 को मैच करो। 5 का कॉस्ट से तुम 3 का सेल कैसे कंपेयर कर सकते हो? मैच करोगे 3 से 3 का ना, तो बाकी 2 को हटा दो क्लोजिंग स्टॉक। भले क्लोजिंग स्टॉक एसेट है फिर भी इनकम में देखा क्यों? मैचिंग कॉन्सेप्ट के वजह से। तो ये सब किसी को पता नहीं रहता क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है ट्रेडिंग में, भले वो एसेट है, कोई पूछता भी नहीं हमसे, पूछा भी नहीं, बताए थे हालांकि ये आम लेके एग्जांपल में हम बताए थे, आम का एग्जांपल ले लेकर के हम बताए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर कुछ पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक एसेट है फिर भी ट्रेडिंग अकाउंट साइड में क्यों आता है, इनकम साइड में क्यों देखा जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितना गुड्स तुम परचेस किए सेल भी उतनी क्वांटिटी से ना तुम कंपेयर करोगे, मैच करोगे, बाकी बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक बोल के हटा दो, जो सेल नहीं है उसको हटा दो। कैसे हटाएंगे सर? माइनस तो डायरेक्ट माइनस, अरे इधर माइनस, इधर से इधर तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, क्रेडिट से डेबिट से तो ऐसे ही माइनस होता है। समझ में आया? मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। लास्ट बचा है मेरा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जब भी तुम अकाउंटिंग करते हो ना, नॉर्मली क्या मत करो मालूम? फ्रॉड मत करो, कोई चीज फ्रॉड मत करो। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कभी तुमको हम नहीं बोलेगी फ्रॉड करके उल्टा पुल्टा चीटिंगबाजी वाला हिसाब मत देखो, ये सब चीज नहीं चलेगा। ये अकाउंटिंग रूल में अलग से बता दिया गया, आगे से बोल दिया गया है कि कोई भी फ्रॉड अकाउंट में तुम छेड़ाछाड़ी करोगे, उल्टा पुल्टा हिसाब किताब देखो, जो कि होता है। बहुत जन कैसे पकड़ाता है? इसी पकड़ाता है, झूठ मूठ का बेसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को घूस दे देता है, बोला कितना का एसेट दिखाओ ना, पब्लिक खुश होगा, मेरा शेयर खरीदेगा। चार्टर्ड नहीं, हम गलत नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे, हमको प्रूफ दीजिए, नहीं दिखाएंगे। 1 लाख का चेक फेंकने से ना सब सच्चाई निकल जाता है। तो ऐसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। विजय माल्या हो गया, डायमंड वाला कहा था बिजनेस का नाम, ओनर का ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक वो हो गया। ठीक है, तो वो लोग क्या क्या मालूम, एक्चुअल में अकाउंटेंट हम क्या बोले थे कि हम लोग जर्नल भी रिकॉर्ड करते हैं, एविडेंस प्रूफ लेते कि बिल दिखाओ परचेज के। तो लॉजिक में लीगल बात ये है, और पैसा के आगे क्या लीगल रहता है? बोला नहीं करेंगे, 1 लाख रुपया फेंके, फिर बोला नहीं करेंगे, 10 लाख फेंके, आप कर देगा, झूठ मूठ का दिखा देगा ऐसे। और गवर्नमेंट क्या बोलते हैं मालूम? अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई कंपनी में साइन कर देता है उसका अकाउंट्स कन्फर्म वैलिड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। इसलिए सीए का इतना वैल्यू, जब तक वो साइन नहीं करेगा कोई भी कंपनी का अकाउंट में, तब तक वो कंपनी का अकाउंट वैलिड माना नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा बिजनेस कंपनी है, बड़ा बड़ा बिजनेस वाला कंपनी है, तो जब तक एक सीए साइन नहीं करेगा ऑडिट करके, चेक करके कि उसका अकाउंट जो किया उसका अकाउंट नहीं माना जाएगा, जब तक सीए उसको वेरीफाई नहीं करेगा। सीए वेरीफाई कर देता है तो उसका अकाउंट माना जाता है। इसलिए सीए को घूस खिलाया जाता है, थोड़ा बेसी करके दिखाओ, अकाउंट्स में हेर फेर कर दो, मेरा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा। ठीक है, तो ऐसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो कुछ भी फ्रॉड नहीं करना है, फ्रॉड नहीं करना है। ठीक है, सबका प्रूफ देना है, पे स्लिप, सेल वॉइस। ठीक है, मतलब अब मान के चलो फ्रॉड तुम कैसे नहीं कर सकते हो? जितना भी कैश मेमो होता है, पे स्लिप होता है, ये सब क्या एविडेंस है ना कि मेरा फ्रॉड नहीं है, मेरा जेन्युइन है सारा कुछ। जैसे हम झूठ बोल देंगे कि 10 लाख का सेल किए, नहीं मानेंगे, और जेन्युइनली अगर हम उसका बिल दिखा देते, सेल बिल कि देखिए 10 लाख का परचेज बिल देखिए इतना, तब तो जेन्युइन मानोगे ना। ठीक है, उसमें भी चीटिंग बाजी होता है। ठीक है, 5 लाख का परचेस किए, धरो 1 लाख 10 लाख का परचेस दिखा दो, बिल बना दो, बन जाता है। मोबाइल दिया गवर्नमेंट, 10,000 रुपया का बिल दो, 100 रुपया धरा दो, बिल दे। ऐसे ही ना किए फैंसी मार्केट से बहुत जन। तो हर चीज में करप्शन होता है। लीगल क्या होता है वो बता दिए। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट accounting transaction should be recorded in an objective manner, free from the personal biasness नहीं करना। ठीक है, एक जगह दूसरे को बायस बन के नहीं रहना। ठीक है, of the other management और other accountant, ना मैनेजमेंट बायस बनेगा ना अकाउंटिंग बायस बनेगा। who prepares the account, जो अकाउंट बना रहा है, ना तो ना हम अकाउंट बनवाने वाला चीटिंगबाजी करना चाहिए, ना अकाउंटेंट चीटिंगबाज होना चाहिए। खिदरपुरिया लैंग्वेज में बता दे रहे हैं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन each transaction is supported by verifiable documents and vouchers such as cash memo, invoice, sales bill। ये सब क्या एविडेंस है, प्रूफ है कि मेरा कोई चीज फ्रॉड नहीं है। ठीक है, कुछ भी परचेस के सेल के मेरा फ्रॉड नहीं है, सब प्रूफ एविडेंस हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 11 तो खत्म हो गया। देख लो, देख के पूछ लो जो पूछना है। अब आगे बढ़ेंगे, इससे एग्जाम में बहुत आता है, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, किसमें बता, डुअल एसेट कॉन्सेप्ट में। ठीक है,
डुअल 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 कहाँ गया? डुअल एस्पेक्ट में क्या होता है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, जितना मेरा एसेट रहता है, जितना मेरा एसेट रहता है, कैपिटल और लायबिलिटी को भी जोड़ते तो सेम आता है क्या? ए ध्यान से सुनो, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या बताए थे कि डेबिट जितना होगा क्रेडिट भी उतना ही होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट मैच होना चाहिए। तो जितना एसेट और लायबिलिटी रहता है क्या होता है? मैच हो जाता है क्या? मैच नहीं होता एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट का, बोला नहीं। तो एसेट इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल रहता है, कैपिटल साइड लायबिलिटी सारा प्लस कर देते हैं, दोनों मेरा क्या रहता है? इक्वल रहता है। ये एमसीक्यू में पूछता है कि डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? एसेट प्लस इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, क्या ये सब पूछेगा। तो तुमको क्या करना है? ये करना है कि एसेट जितना होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी उसका इक्वल होता है। ये पूछेगा एमसीक्यू में, जब हम बोले हैं पूछेगा तो पूछेगा, ध्यान से इसको लिख लो, नहीं तो अलग से कॉपी में, इसको कॉपी में अलग से लिख दो। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में इसको लिख लो, हेडिंग देके, नहीं तो 1 मार्क्स चला जाएगा। यही पूछता है ये चैप्टर से। लिखो, अजब हाल है, लिखो जल्दी। एक और लिखना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये लिख लो। दो में से कोई एक एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, माइनस लायबिलिटी, हाँ, एसेट माइनस लायबिलिटी, ये दोनों में से कोई एक एमसीक्यू पूछ सकता है। हो सकता है ये वाला जो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट से यही पूछे। चार चांस किसका? 90% चांस है ऊपर वाला का, 10% चांस है नीचे वाला का। इतना डिटेल में तुम लोग को हम बता देते कि 80% गैप में से फुल फॉर्म पूछेगा, ये पूछ सकता है। अब फिर भी तुम लोग नहीं करोगे तो क्या फायदा? अभी हुआ का क्यों पैक कर रही हो? 7 बज गया क्या? अभी बाकी है। सुनो, डिफरेंस क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हम लोग, और क्या पढ़े? अकाउंटिंग कन्वेंशन। 3 तो था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्या क्या था बोलो तो? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस। अब बाकी मेरा 8 क्या था? अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? वेस्ट बंगाल बोर्ड में चांस कम है और बाकी में चांस ज्यादा, तो ध्यान से सुनना। ये मत सोचना सर खाली वेस्ट बंगाल समझ के पढ़ाते हैं, तुम लोग के लिए ये सब है, ठीक है। लीगल पोजीशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? रूल रेगुलेशन फॉलो करता है। अकाउंटिंग जो कन्वेंशन है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से ना चीजों को करता है, एक मान्यता है, ठीक है। जैसा सिचुएशन उस हिसाब से देगा कि अलग अलग सिचुएशन, एक कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ लॉ प्रिंसिपल नहीं है। सिचुएशन जैसा रहेगा उस हिसाब से ये लॉ अपने हिसाब से बनाता है, फॉलो करता है, और इसका जो है कंपलसरी है, ठीक है। अब डिफरेंस पहले सुनो। लीगल पोजीशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तुम्हारा बुक में सब दिया हुआ, ठीक है, पीडीएफ जैसा, उसी का कॉपी पेस्ट है। कॉन्सेप्ट है लीगल एक्सेप्टेंस, ये मेरा लीगल है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस है बेस्ड अपॉन कस्टम, यूजेस और जनरल एग्रीमेंट, ठीक है। ये तो मेरा क्या लीगल है, ये मेरा बनाने के ऊपर है, कैसा गाइडलाइंस है, एग्रीमेंट, कस्टमर करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कंपल्सरी रहता है। रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स कॉन्सेप्ट्स आर द basic assumptions on the basis of which transaction are recorded and accounts are maintained, ठीक है। ये एक बेसिक assumption है कि कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, कैसे क्या करना, आउटस्टैंडिंग करना है कि नहीं, assumption कॉन्सेप्ट इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बोला बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग बनाते हैं ना, उसको फॉलो करने के टाइम में ये हम अकाउंटिंग कन्वेंशन बनाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? दिस आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स रेगुलेशन कहाँ गया? यहाँ थोड़ा फीका हो गया ना, देख लेना पीडीएफ में अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। दिस आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स
यूजुअली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ये रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता। दिस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तरह ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोल ऑफ पर्सनल, देयर इज नो रूल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बायस इन फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बोला ना इसमें ना बायसनेस नहीं चलता, किसी के लिए ये बायस नहीं है, सबके लिए रूल रेगुलेशन ये सेम है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से ढलता है। पर्सनल जजमेंट में प्ले अ क्रूशियल, क्या लिखा है, हाँ वही लिखा है, क्रूशियल रोल इन द अडॉप्शन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ये किया जाता है। ये मेरा कंपल्सरी, सबको फॉलो करना पड़ेगा, सिचुएशन को देख करके ही ढलता है। यूनिफॉर्म अडॉप्शन, देयर इज यूनिफॉर्म अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्राइज, देयर इज नो यूनिफॉर्म, मतलब इसमें बोला कि रूल रेगुलेशन यूनिफॉर्म अप्लाई किया था, इसमें इतना अप्लाई किया नहीं जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस समझने वाला है भी नहीं, फिर भी तुम लोग को बोलने के लिए बता दिए, पढ़ लेना इसको, ठीक है। एग्जाम पर्पस के लिए, सीबीएसई एससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलोइंग आर मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन हम लोग को पढ़ना है, ये तीन भी सबका वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें क्या बोला गया है कि तुम ना अपना हर एक अकाउंट का छोटा से छोटा चीज को ना डिस्क्लोज करो, हर एक अकाउंट का हर एक चीज का हर एक हिसाब किताब तुम हमको दिखाओ, कुछ भी किए हो ना तो डिस्क्लोज करो कैसे हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग दिखाते ना डेप्रिसिएशन का इतना अमाउंट हो गया, ये इतना अमाउंट हो गया, वर्किंग नोट करके प्रूफ नहीं दिखाते हैं, बोलते कि वर्किंग, फिर हेडिंग देते नोट 1 में देख लो इसका प्रूफ है। बोला तुम कुछ भी ट्रांजेक्शन किया कैसे आया ना, छोटा सा छोटा चीज को क्या करो, डिस्क्लोज करो, हमको बताओ कि कैसा है। भले प्रिंसिपल भी नहीं लिखा फिर भी तुमको लगता है कि ये चीज हम कैसे लाए, हमको बता सकते हैं, देखने वाला जो चेक करा मेरा अकाउंट उसको पता चल सके कि ये चीज मेरा कैसा है, तुम डिस्क्लोज करो, मतलब अपना हर एक छोटा से छोटा बात हमको बताओ, जिससे क्या हो तुम्हारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसको देते हो ना, जिस शेयर मार्केट के लिए यूजर्स लोग को, वो लोग खुश रहेगा, वो लोग कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये चीज कहाँ से आया, ये हिसाब कहाँ से आया, हर एक चीज डिस्क्लोजर लिख दो। 1 लाख का परचेस कैसे परचेस हुआ, 1 लाख का सेल क्या प्रॉफिट हुआ, ये चीज हुआ, ये कैसे बना, ये कैसे हुआ, हर एक छोटा से छोटा बात कैसे हुआ डिस्क्लोज कर दो अकाउंट में, जिससे तुम्हारा जो यूजर्स लोग भी खुश रहेगा, माइंड में कुछ कंफ्यूजन ना रहे कि नहीं अरे ये तो ठीक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया ठीक है, पर ये कैसे आया, ये कैसे हुआ, ये अमाउंट कैसे है, तो हर एक चीज ना डिटेल में बता दो यूजर्स लोग को, अकाउंट सब ना दिखा दो, डिस्क्लोज कर दो हर एक चीज कैसे मेरा, जितना हो सके उतना अच्छा से ओपन प्रेजेंटेशन रखो कि हर एक छोटा से छोटा चीज तुम्हारा अकाउंट का समझ में आ जाए। समझ में आया? दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट all significant information relating to the economic affairs of the enterprise, economics मतलब क्या, in terms of money, economic होता है नॉन इकोनॉमिक होता है, पहले बताया था। enterprise should be completely disclosed, मतलब सब कुछ क्या कर देना, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। The principle is so important that the Companies Act makes ample provision for the disclosure of essential information in the financial statement of a company। देखो कंपनीज एक्ट आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे 12 में भी, कंपनीज एक्ट भी बोल दिया है कि जितना भी तुम्हारा अकाउंट का इंफॉर्मेशन है ना सारा मेरा क्या कर दो, डिस्क्लोज करो, बताओ जितना भी तुम्हारा हिसाब किताब कैसे क्या है, एक एक चीज डिटेल में डिस्क्लोज करो, बताओ, जिससे क्या तुम्हारा जो शेयर परचेस कर रहा है ना वो लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तुम्हारा कंपनी में प्रॉफिट अच्छा है पर तुम अपना अकाउंट का हिसाब किताब अच्छा से मार्केट में नहीं दे पाए, कंफ्यूज हो यार समझ में नहीं आया, तो तुम्हारा शेयर नहीं खरीदेगा। पर एक्चुअल में क्या तुम्हारा कंपनी अच्छा था, उसको भी पता होना चाहिए था और उसको पता नहीं हो पाया, क्यों, तुम अकाउंट अपना अच्छा से डिस्क्लोज नहीं किए। तो अच्छा से डिस्क्लोज करो कि इंफॉर्मेशन अच्छा से मिल पाए। ठीक है, बोला वेरियस आइटम्स और फैक्ट्स which do not find place in accounting statements are shown in the balance sheet by way of footnotes such as, बोला कुछ कुछ ऐसा है ना जो अच्छा से डिस्क्लोज नहीं हो पाता, कुछ कुछ अकाउंट्स ऐसा है जो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाते, अच्छा से उसका हिसाब नहीं दे पाते क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है। ये एग्जाम में जो ज्यादा पूछता है कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए इसका डेफिनेशन। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं, तो ऐसा कर्जा ना जो कंफर्म नहीं है, ऐसा कर्जा जो कंफर्म, लायबिलिटी मतलब कर्जा
कंटीजेंट मतलब कंफर्म नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिस्क्लोज करेंगे, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल दे रहे, मान के चलो मेरा कोर्ट में केस चल रहा है मेरा कंपनी के ऊपर, ठीक है। अब हम हार भी सकते हैं तो फाइन लगेगा, जीतेंगे तो फाइन नहीं लगेगा। तो ऐसा कर देना जो कि हमको कंफर्म नहीं है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हारे तो कोई बात, हारे तो देना पड़ेगा फाइन, मैंने लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा, जीते तो नहीं देना पड़ेगा। तो हमको अभी कंफर्म है क्या, मान के चलो आज डेट है कितना 27 है, पता चलेगा 5 तारीख को दिसंबर को, तो हम कैसे डिस्क्लोज कर दे अभी से, ये तो मैं सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कुछ कुछ ऐसा खर्चा होता है, ऐसा अकाउंट्स रहता है जो कि हम लोग डिस्क्लोज चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है, ये मेरा क्या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हो भी सकता है, और अब 5 तारीख केस हार भी सकते हैं, जीत सकते हैं, हारे तो देना पड़ेगा, नहीं हारे तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बस 2-3 नहीं करना पड़ेगा, 2-3 काट दो, इतना लंबा आंसर नहीं लिखा जाएगा। कंटीजेंट लायबिलिटी पूछ सकता है, इसका एग्जांपल भी पूछ सकता है, ठीक है। इसका एक और नाम क्या बोले थे हम, अच्छा इसका नहीं, इसका है कंजर्वेटिज्म का है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, इसका एग्जांपल ही पूछ सकता है कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का एग्जांपल क्या है, तो क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी। एमसीक्यू में ऑप्शन ये दे सकता है, ठीक है, तो टिक कर देना है। अरे 7 नहीं बजा, क्या टेंशन ले रहे हो तुम लोगों को, हम ठीक 7 बजे खत्म कर देंगे, मेरा इतना ही देखो, इतना है खत्म, 7 बजे तक हम ठीक टारगेट लेके रखे, इसीलिए ना लगातार थोड़ी नहीं पढ़ा है, समझ में आया। लगातार 1 महीना अगर ऐसे पढ़ाते चलते दिमाग खराब हो जाता, क्यों अकाउंट्स पढ़ने प्रैक्टिकल देखेंगे, समझ करें, थोड़ा मजा आएगा। थोड़ी पढ़ाए जा रहे सर, कितने जन ट्यूशन छोड़ के भाग जाते हैं, इसीलिए नहीं पढ़ाते शुरू में। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है। अब सुनो, ये क्या मालूम, ये क्या ना, ये ना इसका ना अपोजिट है। डिस्क्लोजर में क्या बोलता है मालूम कि ना, इसका ना अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या, ये डिस्क्लोजर में क्या बोलते हैं, सारा अकाउंट को डिस्क्लोज करो, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है, चाहे वो जरूरी हो या ना हो, सब चीज को डिस्क्लोज करो, ठीक है। पर ये क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितना जरूरत है ना तुमको, जितना हिसाब में दिखाना जरूरत है, सिर्फ उसी को डिस्क्लोज करो, जिसका जरूरत है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत